अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी वीडियोस में रिसर्च बेस्ड हेल्थ टिप्स देते हैं, तो उसी सिलसिले में आज की वीडियो हम एक गेस्ट स्पीकर से इनफर्टिलिटी के ऊपर इस्तिफादा हासिल करेंगे। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो पहले भी हमारे चैनल पे आ चुके हैं। माशाल्लाह अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुख्तसर सा तारुफ मैं दोबारा करा देता हूँ। इनका मुख्तसर तारुफ डॉक्टर मोहम्मद अहमद चिश्ती, नेचुरल मेडिसिन फिजिशियन, जो कि तकरीबन 8 साल से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने BMS इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से किया। उसके बाद MSc साइकोलॉजी BZU यानी बहावलदीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से किया। इसके अलावा PMDC साइकोलॉजी यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्होंने GC फैसलाबाद से किया है। इसके अलावा डॉक्टर साहब पोइट्री, कॉलम राइटिंग और लेक्चरशिप में भी महारत रखते हैं। चलें किसी इंतजार के बगैर हम डॉक्टर साहब से इस्तिफादा हासिल करते हैं। चलें डॉक्टर साहब को इनवाइट करते हैं और उनके इल्म से इस्तिफादा हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हमने आपसे सीखना है इनफर्टिलिटी के बारे में, और ख़ास तौर पे मेल इनफर्टिलिटी। सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी होती क्या है? जी डॉक्टर साहब, इनफर्टिलिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि फेलियर टू अचीव प्रेगनेंसी आफ्टर 12 मंथ्स और मोर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि आप एक पेशेंट आपके पास क्लिनिक पर आता है और वो कहता है कि उसकी शादी को 1 साल हो गया है और विदाउट फैमिली प्लानिंग फील्ड या कोई मेथड इस्तेमाल किए बगैर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स वो कपल कर रहा है और उनको 1 साल से कंसीव नहीं हुआ, तो हम उसको इनफर्टिलिटी केस शुमार करेंगे। डॉक्टर साहब, इसका टाइम पीरियड 1 साल हम रखेंगे मिनिमम? जी, मिनिमम 1 साल। WHO इसको 1 से 2 साल रिकमेंड करती है। 20 से 30 साल की उम्र तक के जो पेशेंट्स हैं उनको 1 से 1.5 साल 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो और प्रेगनेंसी ना हो तो हम इसे इनफर्टिलिटी कहेंगे। डॉक्टर साहब, इसकी काजेज क्या बनती है, इसकी वजूहात क्या बन सकती है? जी, इसकी काजेज बहुत सारी हैं। हम इसकी काजेज को तकसीम करते हैं। एक तो इसकी स्पर्म काजेज हो सकती हैं, यानी कि लो स्पर्म काउंट, जिसमें एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म का बिल्कुल ना होना, ओलिगोस्पर्मिया, और इसी तरह स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में कोई डिफेक्ट है, मोटिलिटी में कोई डिफेक्ट है, और इसके अलावा इसको हम प्रॉब्लम विद डिलीवरी ऑफ स्पर्म यानी कि इजैकुलेटरी प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, पेशेंट को कोई ब्लॉकेज का इशू है, पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और स्पर्म प्रॉपर फीमेल पैटर्न में डिपॉजिट नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज हैं, बिलफर्ज कोई ब्लॉकेज का इशू है, इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव इजोस्पर्मिया कहेंगे। स्पर्म बन तो रहे हैं, प्रॉपर इजैकुलेट नहीं हो रहा है। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकती हैं। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, लो स्पर्म काउंट है। अच्छा, मेडिकेशन कोई इंसान ले रहा है, खासतौर पर स्टेरॉइड ले रहा है, एंटीबायोटिक ले रहा है, तो उसको भी इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को डायबिटीज है, उसने कोई पेल्विक फ्लोर मसल की या हर्निया टाइप या टेस्टिस या कोई इशू था, उसने सर्जरी करवाई है, तो इस वजह से भी हो सकता है। वेरिकोसील का इशू भी बड़ी वजह है। और इन्फेक्शन है, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। लाइफस्टाइल, खासतौर पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले पेशेंट जो बैठे रहते हैं, जिनकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, वेट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ब्लड प्रेशर उनका ज्यादा है, तो उनको भी इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बहुत ही डिटेल से काजेज बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर को समझ आ गई होगी। डॉक्टर साहब, इसके रिस्क फैक्टर या इससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? जी जी बिल्कुल। तो अर्ली एज में, जैसे कि 25 ईयर से पहले शादी कर ली जाए, तो उस वक्त इनफर्टिलिटी का इशू बहुत कम देखने को मिलते हैं। स्पर्म बिल्कुल हेल्दी होते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल यानी कि टेम्परेचर, एक पेशेंट हमारे पास आता है और वो कुक या शेफ टाइप है, तो उसको भी ये इशू हो सकता है कि टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। यानी कि टेस्टिस की नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कम से कम 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेस्टिस का टेम्परेचर होना चाहिए। उसके अलावा पेशेंट अल्कोहल यूज कर रहा है और रात को लेट तक जागता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, वो जल्दी रिलीज होता है रात को तकरीबन 9 से 4 बजे तक। और इसके अलावा कोई टॉक्सिन का इशू है,
एडिक्शन कर रहा है तो उसको भी इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सके हमें? जी, तो डायग्नोज, एक तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी हम हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं। 50% तो हमें अंदाजा हो जाता है कि इसको क्या इशू हो सकता है। हिस्ट्री लेने के बाद जब वो बताता है कि 1 ईयर से ज्यादा उसकी शादी को हो चुका है और वो इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है, तो हम उसकी मेडिकल डायग्नोसिस की तरफ हम जाते हैं। तो उसका टोटल अल्ट्रासाउंड या पिनाइल अल्ट्रासाउंड वो करवाते हैं। उसके बाद हार्मोनल करवाते हैं, खासतौर पर सीरम टेस्टोस्टेरोन या FSH और LH, ये हम उसका चेक करवाते हैं। और सबसे अहम टेस्ट इसका जो है वो सीमन एनालिसिस है। सीमन एनालिसिस से हम जो है ना अंदाजा करते हैं कि इसको क्या इशू हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ट्रीटमेंट का एक तो ऑप्शन बताइएगा और दूसरा हर्बल मेडिसिन में इसकी क्या ट्रीटमेंट है इसकी बताइएगा। जी, ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम उसे कुछ एडवाइजेस करते हैं और उसको हम लाइफस्टाइल चेंज करने का कहते हैं कि वो लाइफस्टाइल चेंज करें, स्ट्रेस रिड्यूस करें, वेट रिड्यूस करें, प्रॉपर वॉक करें, और अगर उसको एनवायरमेंटल टेम्परेचर, टॉक्सिन या रेडिएशन का इश्यू है तो हम कहते हैं कि उससे विथड्रॉल करें। और उसके अलावा हम उसका एक फर्टिलिटी टाइम पीरियड उसको मेजर करके देते हैं और उससे बताते हैं कि पेशेंट वो अपने फीमेल पार्टनर से बात करे, क्योंकि ओवुलेशन 14वें दिन जो होती है। टेम्परेचर अगर चेक करते रहे कि ये 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें दिन टेम्परेचर औरत चेक करती रहे तो टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड उस औरत का ओवुलेशन के वक्त बढ़ा हुआ होता है। तो हम आम लैंग्वेज में उसको समझाते हुए कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद, मेंसेस के लास्ट दिन के 4 से 5 दिन बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स 1 दिन छोड़कर 1 दिन के नागे से करे। यानी कि 7 दिन हम मेंसेस कंसीडर करते हैं, 8वें, 9वें, 10वें दिन से कहते हैं 10वें, 11वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें, 18वें, यानी कि ये 8-9 दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का कहते हैं। क्योंकि जो फीमेल एग है वो रिलीज होने के 48 घंटे 48 आवर्स तक वो उस ट्रैक्ट में रहता है, और जो मेल स्पर्म है वो फीमेल पार्टनर में डिपॉजिट होने के बाद जो 5 दिन जिंदा रहते हैं। लेकिन अब वो खुराक और वो चीजें नहीं रही, तो अब हम कम से कम 50 घंटे कंसीडर करते हैं कि 2 दिन हेल्दी स्पर्म उसमें प्रॉपर रह सकता है। जी, मेडिसिन जब उसका पहला विजिट होता है उस वक्त हम टेस्ट करवाते हैं, और मेडिसिन जब उससे प्रेस्क्राइब हम करते हैं, पेल्फर ओलिगोस्पर्मिया है या लो स्पर्म काउंट है, मॉर्फोलॉजी डिफेक्ट है, उसकी मेडिसिन काउंट करने के बाद से एडवाइस करते हैं कि कम से कम 3 मंथ बाद वो दोबारा टेस्ट करवाए, क्योंकि मेडिकली प्रूव्ड है कि मेडिसिन देने के 75 दिन बाद, यानी कि कम से कम 2 से 2.5 महीने बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। और अगर रेगुलर इलाज यानी कि कम से कम 6 महीने इलाज करने के बाद 3 दफा टेस्ट करवाया है उसने और उसे एजोस्पर्मिया में स्पर्म काउंट बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ, तो हम उसे एडवाइस करते हैं कि वो बच्चा गोद ले लें। डॉक्टर साहब, IVF का आप मशवरा नहीं देते? जी, IVF का भी मशवरा हम देते हैं, लेकिन वो पेशेंट के हिसाब से देखना पड़ता है। IVF, ऑपरेशन, सर्जरी, ये बड़े महंगे प्रोसीजर है और उनके फेलियर रेशो भी हो जाती है, और इसकी फिर हम हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ उसे गाइड करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली नहीं है और इसके साइड इफेक्ट हमें क्लिनिक में बहुत कम देखने को मिले हैं। हर्बल मेडिसिन के बारे में ये नजरिया है कि अगर बिल्कुल ये प्योर हर्बल है तो ये फायदा अगर नहीं देती तो पेशेंट को कोई और बीमारी भी काज नहीं करती। तो हर्बल मेडिसिन हम उसे एडवाइस करते हैं, खासतौर पर जो है हम उसे कहते हैं कि मार्श ऑर्किड, सालब मिस्री, क्लोरोफाइटम, कॉटन सीड यानी कि ये हमारा कपास का बीज जो होता है, ट्रेबुलस ट्रेस्टिस जो है ये बकड़ा है, जिनसेंग और एस्ट्रेकंथा जो है वो ये ताल मखाना है। ये मेडिसिन हम वजन लेकर पाउडर बनवा कर इनका 1/2 टीस्पून सुबह और शाम दूध के साथ इस्तेमाल करने में, तो हमने देखा कि कम से कम 3 मंथ इस्तेमाल करवाने के बाद पेशेंट की तकरीबन 90% पेशेंट को मेल इनफर्टिलिटी वो खत्म हो जाती है ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद। जी जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से इनफर्टिलिटी को डिस्क्राइब किया है। उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वालों को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी और अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अच्छा, डॉक्टर साहब का नंबर हम स्क्रीन पे शो करवा देंगे, अगर किसी को कंसल्टेंसी लेनी हो तो वो रब्ता कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।